जय हिंद साथियों, मोस्ट वेलकम आप सभी का हरियाणा ग्रुप डी के लिए इंडिया जीके की क्लास में। आज हमारी क्लास नंबर 12 है। 15/15 नंबर की तैयारी आपको जीके के अंदर करवाई जाएगी। एक वाइड सिलेबस है, आपको कोई नहीं करवाएगा। जितनी बेहतरीन तरीके से मेरे द्वारा आपको करवाई जा रही है। अगर आपको क्लासेज अच्छी लगती हैं तो क्लास को शेयर कर दिया करो, लाइक कर दिया करो। हरियाणा ग्रुप डी के लिए हमारी ये धाकड़ जो सीरीज चली हुई है, इसकी क्लासेज का जो टाइम है आपको यूट्यूब के ऊपर ही फ्री ऑफ कॉस्ट सभी क्लासेज मिलती हैं। हरियाणा जीके सुबह 7 बजे, जीके जीएस सुबह 11 बजे, साइंस दोपहर को 2 बजे, मैथ की डेली रात को 9 बजे। इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करके 230 रुपीज में आप कंप्लीट पीडीएफ हरियाणा ग्रुप डी के लिए प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए सेशन की शुरुआत करेंगे बिना देरी के। पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर कि ईस्ट इंडिया कंपनी और जमींदारों के बीच में राजस्व को निश्चित करने के लिए 1793 ईस्वी में स्थायी बंदोबस्त नीति किसके द्वारा शुरू की गई थी? स्थायी बंदोबस्त नीति शुरू की गई थी कॉर्नवालिस के द्वारा। स्थायी बंदोबस्त नीति 1793 में कॉर्नवालिस के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। ये जो नीति थी वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और जो जमींदार थे उनके बीच में राजस्व को निश्चित करने के लिए, यानी कि जो कर लगता था, जो भी राजस्व उनको देना होता था जमींदारों को, कंपनी को, तो एक निश्चित करने के लिए जो है इसको लागू की गई थी। सहायक संधि प्रणाली को 1798 में किसने तैयार किया था? सहायक संधि प्रणाली 1798 में वेलेजली के द्वारा इसको प्रारंभ किया गया था, वेलेजली के द्वारा। तो राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। ठीक है। भारत के अंदर ब्रिटिश साम्राज्य को फैलाने के लिए इसी उद्देश्य से वेलेजली के द्वारा सहायक संधि का उपयोग किया गया। भारत में सबसे पहले सहायक संधि प्रणाली को फ्रांसीसी गवर्नर थे जिनका नाम था डुप्ले। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले के द्वारा सबसे पहले इनके द्वारा अपनाया गया था। सहायक संधि प्रणाली को कुछ राज्य थे जो अपना रहे थे, हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा। ठीक है। तो राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? ए ऑप्शन। एल्फिंस्टन वर्ष 1819 से 27 ईस्वी के दौरान भारत के किस प्रांत के गवर्नर थे भाई? कौन से प्रांत के गवर्नर थे एल्फिंस्टन वर्ष 1819 से लेकर 1827 तक? वो बॉम्बे प्रेसिडेंसी के गवर्नर थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। ठीक है। और सबसे पहले जो रैयतवाड़ी व्यवस्था की जो शुरुआत है बॉम्बे के अंदर, रैयतवाड़ी जो व्यवस्था है उसकी शुरुआत बॉम्बे के अंदर करने का श्रेय किसको दिया जाता है? एल्फिंस्टन को दिया जाता है, एल्फिंस्टन को। नेक्स्ट, उच्च शिक्षा के लिए भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में अंग्रेजी को किसके द्वारा संकल्प निर्माण में शामिल किया गया था? वो किया गया था मैकाले के द्वारा। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, मैकाले के द्वारा। सरकार ने स्कूल कॉलेजों में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी भाषा को कर दिया था। ठीक है भाई, मैकाले के सुझावों के द्वारा जब ब्रिटिश सरकार थी तो उसने क्या किया, जो स्कूल थे और कॉलेज थे शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी भाषा को कर दिया। ठीक है। और 1835 में मैकाले का एक प्रसिद्ध स्मरण पत्र मिंट ऑफ एजुकेशन, जिसको विलियम बेंटिंग के द्वारा स्वीकृति मिल गई। ठीक है। और अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 लागू हुआ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने दिसंबर 1829 ईस्वी में सती प्रथा के खिलाफ कानून बनाया था भाई? सती प्रथा कब शुरुआत की गई थी? 1829 में। किसने बनाया था? विलियम बेंटिंक ने। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। विलियम बेंटिक ने किसकी सहायता से राजा राम मोहन राय की सहायता से 4 दिसंबर 1829 को प्रतिबंध लगाया था भाई? सती प्रथा के ऊपर प्रतिबंध लगाया था, सती प्रथा के खिलाफ कानून बनाया था। शुरुआत नहीं की गई थी, प्रतिबंध लगाया गया था 4 दिसंबर 1829 को। ठीक है। और भी विलियम बेंटिंक के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए गए। कन्या वध निषेध। ठीक है। कन्या का वध करने पर निषेध, यानी कि मनाही। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज के संस्थापक 1835 में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? विलियम बेंटिक के द्वारा की गई थी, कलकत्ता मेडिकल कॉलेज। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक 1833 के जो चार्टर एक्ट है उसके माध्यम से बने। 1833 के चार्टर एक्ट के माध्यम से विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। ठीक है। और इनके ही कार्यकाल में
प्रथम विधि आयोग, इनके ही कार्यकाल में प्रथम विधि आयोग मैकाले की अध्यक्षता में गठित किया गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश सरकार की ओर से अफगानिस्तान के मामले में हस्तक्षेप करने के लिए त्रिपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर किए थे? भाई, त्रिपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर किए थे ओकलैंड ने। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट रहेगा। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1839 से 42 ईस्वी की अवधि में यह लड़ा गया। त्रिपक्षीय संधि, अफगानिस्तान की समस्या के समाधान के हेतु गवर्नर ऑकलैंड, पंजाब के राजा रणजीत सिंह और अफगानिस्तान के शासक शाह शुजा के बीच में संपन्न हुई थी। अफगानिस्तान के शासक थे शाह शुजा, पंजाब के राजा रणजीत सिंह और गवर्नर ऑकलैंड के बीच में। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। निम्नलिखित में से किसने एक नीति तैयार की जिसे व्युत्पत्ति का सिद्धांत यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के रूप में जाना जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के रूप में। राइट ऑप्शन रहेगा डलहौजी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। 1857 की क्रांति का मुख्य कारण था यही नीति। कौन सी नीति? व्युत्पत्ति का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। भारत के गवर्नर जनरल के रूप में डलहौजी का कार्यकाल कब से कब तक रहा है? भारत के गवर्नर जनरल रह चुके हैं 1848 से 56। और हड़प नीति के माध्यम से सबसे पहले जो सतारा राज्य, सतारा अभी महाराष्ट्र के अंदर आता है, अभी जिला है, ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर विलीन किया गया था हड़प नीति के तहत। तो हड़प नीति किसने अपनाई थी? डलहौजी ने, जिसके तहत जो सतारा राज्य था उसको 1848 में सबसे पहले ब्रिटिश राज्य के अंदर उसका विलय किया गया था। ठीक है। और भी उसके बाद में संबलपुर, जैतपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर, इनको भी हड़प नीति के तहत ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर विलय किया गया। नेक्स्ट है, भारत में जनगणना सबसे पहली बार 1872 में किसके अधीन शुरू की गई थी? यानी कि मेयो। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। भारत में पहली जनगणना 1872 में मेयो के कार्यकाल में शुरू की गई। अगर आपसे पूछा जाए भारत में नियमित रूप से जनगणना, भारत में नियमित रूप का मतलब है हर 10 साल के बाद में, प्रथम जनगणना 1881 में किसके शासनकाल में? रिपन के शासनकाल में 1881 में इसकी शुरुआत हुई। मेयो की हत्या हो गई थी 1872 में। एक अफगान शासक थे पठान, उनके द्वारा अंडमान द्वीप पर इनकी हत्या कर दी गई थी, मेयो की, अंडमान द्वीप के ऊपर। ठीक है। पहला कारखाना अधिनियम 1881 में, वो भी रिपन के द्वारा पारित किया गया। प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 के अंदर। ठीक है। स्थानीय स्वशासन के जनक माने जाते हैं रिपन। स्थानीय स्वशासन के जनक किसको कहा जाता है? रिपन को कहा जाता है। ठीक है। और 1882 के अंदर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का समापन किया गया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट रिपन के द्वारा। हंटर आयोग की नियुक्ति की गई 1882 में। 1882 में हंटर आयोग। नेक्स्ट, किस स्वतंत्रता सेनानी को भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है? भारत का बिस्मार्क कहा जाता है भाई सरदार वल्लभ भाई पटेल को। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। जो बारदोली सत्याग्रह हुआ था, बारदोली सत्याग्रह के नेतृत्व करता थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? बारदोली सत्याग्रह 1928 में, 1928 में। और बारदोली सत्याग्रह में महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। किसने दी थी? सरदार की उपाधि महिलाओं ने दी थी। तो भारत का बिस्मार्क किसको कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1878 ईस्वी के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को निरस्त कर दिया था? अभी मैंने आपको बताया था, वो कर दिया था रिपन ने। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट, भारतीयों को हथियार रखने से रोकने वाला आर्म्स एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? वो किया गया 1878 में। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। इंडियन आर्म्स एक्ट 1878 में
लिटन के समय में पारित हुआ। किसके समय में? लिटन के समय में पारित हुआ। और इसी एक्ट के तहत एक अधिनियम बनाया गया जिसके तहत भारतीयों के लिए बिना लाइसेंस के सशस्त्र रखना और उनका व्यापार करना दंडनीय अपराध बन गया था। ठीक है। और इस समय भारत के वायसराय थे हार्डिंग द्वितीय। हार्डिंग द्वितीय। नेक्स्ट, भारत में स्थानीय प्रशासन की कार्य प्रणाली की जांच करने हेतु निम्नलिखित में से किस आयोग की नियुक्ति की गई थी? फ्रेजर आयोग। ये गलत हो गया यहाँ पे। अच्छा, क्वेश्चन नहीं आया। भारत में स्थानीय स्वराज शासन को निम्न में से किसने प्रोत्साहित किया था? ये तो हो गया क्वेश्चन। कर्जन ने 1905 में। देखो यहाँ पे आपका क्वेश्चन क्या पूछा गया है, कौन सा क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर दिया? स्थानीय स्वशासन को निम्न में से किसने प्रोत्साहित किया था? हाँ, ये नहीं किया हमने, रिपन ने किया था। ठीक है, रिपन ने किया था, ये हमने कर लिया, ये भी कर लिया। ठीक है, और रिपन आ जाएगा इसका। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय भारत के वायसराय थे? तो भारत के वायसराय थे उस समय डफरिन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। 28 दिसंबर 1885 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय भारत के वायसराय थे डफरिन। डफरिन का भारत के वायसराय के पद पर जो कार्यकाल था वो था 1884 से लेकर 1888। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। कर्जन ने 1905 ईस्वी में किसके विभाजन की घोषणा की थी? बंगाल विभाजन की घोषणा की थी भाई, बंगाल विभाजन की। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट रहेगा। 20 जुलाई 1905, 20 जुलाई 1905 ईस्वी को, कहीं कहीं पे आपको 19 जुलाई मिलता है, तो 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की गई। और बंगाल विभाजन के विरोध में ही स्वदेशी आंदोलन चलाया गया। स्वदेशी आंदोलन किसके विरोध में चलाया गया? बंगाल विभाजन के विरोध में चलाया गया। कब चलाया गया? 7 अगस्त 1905। 7 अगस्त 1905, जिसमें कलकत्ता के टाउन हॉल से। ठीक है, बंगाल विभाजन की घोषणा पूर्ण रूप से कब प्रभावी हो गई थी? 16 अक्टूबर 1905। ठीक है, और 16 अक्टूबर 1905 में बंगाल में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, और बंगाल का जब विभाजन हो रहा था उस टाइम पे बंगाल का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था वो कौन था? सर एंड्रयू फ्रेजर। सर एंड्रयू फ्रेजर उस समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर था। बंगाल विभाजन को कब निरस्त कर दिया गया? 1911 में। 1911 में क्यों? क्योंकि तीसरा दिल्ली दरबार हुआ था और उसी के अंदर, उसी आयोजन में बंगाल का विभाजन क्या कर दिया गया था? रद्द कर दिया गया था। और भारत के वायसराय हार्डिंग द्वितीय थे। कर्जन ने पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली की जांच करने हेतु निम्नलिखित में से किस आयोग की नियुक्ति की थी? राइट ऑप्शन बन जाएगा फ्रेजर आयोग। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेजर आयोग कब? 1902 के अंदर फ्रेजर आयोग। ठीक है, रेलवे सुधार आयोग, फ्रेजर कर्जन के समय में कुछ और भी गठित आयोग किए गए। अकाल आयोग की स्थापना, अकाल आयोग की स्थापना 1900 के अंदर। रेलवे सुधार आयोग की स्थापना, रेलवे सुधार आयोग, रेलवे सुधार आयोग की स्थापना 1901 में। एक था विश्वविद्यालय आयोग, विश्वविद्यालय आयोग, विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना 1902 में। ठीक है, विश्वविद्यालय सुधार अधिनियम पारित किया गया। द्वितीय दिल्ली दरबार 1903 का आयोजन किया गया कर्जन के समय में। तो कर्जन ने पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली की जांच करने हेतु किस आयोग की नियुक्ति की थी? फ्रेजर आयोग की नियुक्ति की थी। नेक्स्ट, जिस वायसराय को ऐतिहासिक स्मारकों के जीर्णोद्धार में गहरी दिलचस्पी थी वह कौन थे? वो थे कर्जन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। 1899 से लेकर 1905 तक भारत के वायसराय रहे थे।
1899 से लेकर 1905 तक भारत के वायसराय कौन थे? करजन थे भारत के वायसराय। ठीक है, ऐतिहासिक स्मारक स्मारक जो है उनका जीर्णोद्धार कराने का जो श्रेय वो करजन को जाता है। निम्नलिखित में से किस संगठन को सती प्रथा के उन्मूलन के लिए साहित्यिक रचनाएं लिखने का श्रेय दिया जाता है? वो दिया जाता है ब्रह्म समाज को। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। सती प्रथा के उन्मूलन हेतु साहित्यिक जो रचनाएं हैं उनको लिखने का जो श्रेय ब्रह्म समाज को दिया जाता है। ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? 1828 ईस्वी के अंदर ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। बहुत बार बता चुका हूं, कलकत्ता के अंदर की गई थी। राजा राम मोहन राय के द्वारा राजा राम मोहन राय ने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया था। विधवा पुनर्विवाह का समर्थन राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। 1821 के अंदर एक संवाद पत्रिका जिसका नाम था कौमुदी पत्रिका, बांग्ला भाषा के अंदर, उसका संपादक भी किसके द्वारा किया गया था? राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। राजा राम मोहन राय के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से किसने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी मैडम एचपी ब्लावात्स्की। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। भारत के अंदर थियोसॉफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय अडियार यानी कि मद्रास के अंदर था। और 1893 में एनी बेसेंट ने भारत के अंदर थियोसॉफिकल सोसाइटी का कार्यभार ग्रहण किया, लेकिन स्थापना की थी मैडम एचपी ब्लावत्स्की के द्वारा। नेक्स्ट, आधुनिक शिक्षा को देश में आधुनिक विचारों के प्रसार के साधन के रूप में देखने वाले प्रथम समाज सुधारक कौन थे? वो थे राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय, सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। भारतीय नव जागरण के अग्रदूत, आधुनिक भारत के पितामह राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। भारतीय पत्रकारिता के जनक राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। ठीक है, आत्मीय सभा के संस्थापक, मोस्ट इंपोर्टेंट है, राजा राम मोहन राय आत्मीय सभा के संस्थापक। आत्मीय सभा के संस्थापक 1815। ठीक है, 1815 के अंदर। नेक्स्ट, फारसी में लिखी गई पुस्तक गिफ्ट टू मोनोथिस्टस के लेखक कौन थे, जिसमें अनेक्षरवाद की निंदा की गई थी? वो थे राजा राम मोहन राय। ठीक है, कौन थे? राजा राम मोहन राय। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, शिक्षा पर वुड्स डिस्पैच नामक व्यापक आदेश पत्र कब भेजा गया था? वो भेजा गया था 1854 के अंदर। और इसी वुड डिस्पैच नामक जो पत्र भेजा गया था, इसको क्या कहा जाता है? भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा। भाई, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। भारत में विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए प्रयास किए गए, प्रयत्न किए गए, महिलाओं को शिक्षा को प्रोत्साहन दिया जाए उसके लिए प्रयत्न किए गए, प्राथमिक शिक्षा में स्थानीय भाषा का प्रयोग हो उसके लिए प्रयोग किए गए। तो भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है शिक्षा पर वुड्स डिस्पैच नामक व्यापक आदेश पत्र 1854। नेक्स्ट, वर्ष 1867 ईस्वी में बंबई में किस संस्था की स्थापना की गई थी? बंबई के अंदर भाई, वो की गई थी प्रार्थना समाज की स्थापना। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट रहेगा। ये सभी जो स्थापना है मोस्ट इंपोर्टेंट है। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 बंबई यानी कि महाराष्ट्र में किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी आत्माराम पांडुरंग। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए ब्रह्म समाज की स्थापना, ये भी मैंने आपको बताया 1828 में। कहाँ पर की गई थी ब्रह्म समाज की स्थापना? कलकत्ता में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। राजा राम मोहन राय के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। आर्य समाज की स्थापना कहाँ पर की गई थी? बंबई के अंदर की गई थी। कब की गई थी भाई? 1875 में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी।
रामकृष्ण मिशन की स्थापना ये स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी। स्वामी विवेकानंद के द्वारा, विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की गई थी? 1897 में की गई थी। कहाँ पर की गई थी? कलकत्ता में की गई थी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, ठीक है। मिलान करने आपसे स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। नेक्स्ट बताइए, आरजी भंडारकर किस सुधारवादी संस्था के लोकप्रिय नेता थे? वो थे प्रार्थना समाज के। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। प्रार्थना समाज का उद्देश्य था हिंदू धर्म और समाज में सुधार के लिए प्रयत्न करना, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि समाज के अंदर जो प्रार्थना समाज को प्रसिद्धि किसने दिलाई, प्रार्थना समाज को पूरे समाज के अंदर प्रसिद्धि दिलाने का काम किसके द्वारा किया गया था? महादेव गोविंद रानाडे। महादेव गोविंद रानाडे, गोविंद रानाडे के द्वारा, ठीक है, प्रसिद्धि दिलाने का काम किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करने वाले बंगाली समाज सुधारक और लेखक का नाम बताइए। ईश्वर चंद्र विद्यासागर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भाई, कौन थे? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? बी ऑप्शन। स्त्री शिक्षा के प्रचार के लिए बंगाल में विद्यालयों की स्थापना भी इनके द्वारा की गई थी। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? यहां से पूछा गया है कि भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का जो संस्थापक था वो कौन था? ये भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा बनेगा? रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव का संबंध भी किससे था? प्लासी की लड़ाई से, जो 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट है, वर्ष 1873 ईस्वी में सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? वो की गई थी ज्योतिबा फुले के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। सत्य शोधक समाज की स्थापना कब की गई थी? 1873 में। कहां पर की गई थी? महाराष्ट्र के अंदर की गई थी, महाराष्ट्र में, ठीक है। एक पुस्तक लिखी गई थी गुलामगिरी, उसके लेखक भी कौन थे? ये ज्योतिबा फुले। गुलामगिरी, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक भी कौन थे? ज्योतिबा फुले। 1872 के अंदर लिखी गई थी। सत्य शोधक समाज के प्रमुख पत्र का नाम था दिनबंधु। दिनबंधु। सत्य शोधक समाज के प्रमुख पत्र का नाम क्या था? दिनबंधु पत्र। भारत की प्रथम महिला शासिका सावित्रीबाई फुले ज्योतिबा फुले की पत्नी थी। सावित्रीबाई फुले। अगर आपने कहीं पे मूवी देखी हो या कोई वीडियो देखी हो, बहुत अच्छी है। सावित्रीबाई फुले भारत की प्रथम महिला शिक्षिका थी, ठीक है। नेक्स्ट, ज्योतिबा फुले ने निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना की थी? तो मैंने ये तो बता ही दिया आपको, सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। वर्ष 1873 में गुलामगिरी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? ये भी ज्योतिबा फुले के द्वारा लिखी गई। ए बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। 1875 में बंबई में किसकी स्थापना की गई थी भाई? बंबई के अंदर, बंबई में आर्य समाज की स्थापना की गई थी स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। किसकी स्थापना? 1875 में आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती के द्वारा। ये तो बता ही दिया मैंने आपको, ठीक है। आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर के अंदर स्थापित किया गया था 1877 के अंदर। वेदों की ओर लौटो का नारा दिया गया था। आर्य समाज का प्रमुख नारा था वेदों की ओर लौटो, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट, बैक टू वेद, वेदों की ओर लौटो, ये तो मैंने आपको बता दिया। आर्य समाज वेदों की ओर लौटो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी सुधारवादी संस्था वेदों को समस्त ज्ञान का स्रोत मानती है? वेदों को समस्त ज्ञान का स्रोत आर्य समाज मानते हैं भाई। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विधवा पुनर्विवाह संघ 1861 के संस्थापक के रूप में किसको जाना जाता है? वो जाना जाता है महाविंद गोविंद रानाडे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना 1861 में महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा की गई थी, ठीक है। और एक पुना सार्वजनिक सभा की स्थापना की गई थी। पुना सार्वजनिक सभा, पुना सार्वजनिक सभा, पुना सार्वजनिक सभा की जो स्थापना है वो 1861 के अंदर महाविंद गोविंद रानाडे के द्वारा की गई थी, ठीक है।
नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन 1876 में स्थापित इंडियन एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे? इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब की गई? 1876 में। वो थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट रहेगा। औपनिवेशिक भारत में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किस स्थान पर हुई थी? इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी कलकत्ता में। ठीक है, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कलकत्ता में, अभी मैंने आपको बताया किसके द्वारा की गई थी? सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा, कलकत्ता के एल्बर्ट हॉल के अंदर। ब्रिटिश भारत में देसी प्रेस अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? वो किया गया था 1818 में, 1878 में। सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1879 में महाराष्ट्र में ब्रिटिश राज के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का बिगुल बजाया था? भाई, सशस्त्र विद्रोह का बिगुल किसके द्वारा बजाया गया था? वासुदेव बलवंत फड़के। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना 1885 में हुई थी? 1885 में हुई थी भाई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। ए ओ हयूम यानी कि एलन ऑक्टेवियन हयूम, रिटायर्ड अंग्रेज आईसीएस अधिकारी के द्वारा जो है ए ओ हयूम के द्वारा 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। 1885 में आयोजित कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष पूछा गया है कि कौन थे? तो कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में प्रथम अधिवेशन थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, WC बनर्जी। स्थापना तो आपको बताई दी 28 दिसंबर 1885 को। पहला अधिवेशन बहुत बार रटाया हुआ है आपको, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज ग्वालियर टैंक बम्बई के अंदर हुआ था। ठीक है, और पहले अधिवेशन में ज्यादातर भाग लेने वाले जो प्रतिनिधि थे वो वकील थे और पत्रकार थे। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन होना था पुणे के अंदर, लेकिन प्लेग की बीमारी फैली हुई थी इसलिए बम्बई के अंदर स्थानांतरित किया गया था। ठीक है, प्रथम अधिवेशन में कुल कितने लोगों ने, कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। सबसे अधिक प्रतिनिधि बम्बई प्रांत से थे, 38 प्रतिनिधि अकेले बम्बई से थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसमें? दिसंबर 1885 में। बम्बई में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? अभी आपको बताया 72 प्रतिनिधियों ने, अकेले बम्बई से 38 थे। बदरुद्दीन तैयब जी ने किस वर्ष अध्यक्ष के रूप में कांग्रेस को संबोधित किया था? बदरुद्दीन तैयब जी ने 1887 ईस्वी में कांग्रेस का जो तीसरा अधिवेशन हुआ था, कौन सा अधिवेशन हुआ था? कांग्रेस का तृतीय अधिवेशन। ठीक है, देखिए बहुत सारे अधिवेशन हैं कांग्रेस के जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। पहला तो हमने कर ही लिया 1885 में बम्बई के अंदर व्योमेश चंद्र बनर्जी उसके अध्यक्ष थे। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष भी कौन से थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। दूसरा हुआ था 1886 में, कहाँ पर हुआ था? कलकत्ता के अंदर हुआ था, और इसकी जो अध्यक्षता है वो किसके द्वारा की गई थी? दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। दादा भाई नौरोजी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। 1887 में हुआ था मद्रास के अंदर, जिसकी अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी के द्वारा की गई थी। बदरुद्दीन तैयब। ठीक है, एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं भाई। और 1888 में कहां पर हुआ था? इलाहाबाद में, इलाहाबाद। ठीक है, इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? जॉर्ज यूल के द्वारा, जॉर्ज यूल। 1917 में हुआ कलकत्ता के अंदर, जिसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? एनी बेसेंट। और कौन थी एनी बेसेंट? एनी बेसेंट कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। फिर 1925 में कहां पर हुआ? नागपुर में, सरोजिनी नायडू कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। अगर आपसे पूछा जाए कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू। कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी 1925 में। और कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट, जो भारतीय नहीं थी। धन निकासी का सिद्धांत देने वाले प्रथम राष्ट्रवादी नेता का नाम बताना है भाई। धन निकासी का सिद्धांत देने वाले वो थे दादा भाई नौरोजी भाई। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
और दादा भाई नौरोजी के द्वारा एक पुस्तक प्रकाशित की गई थी 1901 में, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसी के अंदर उन्होंने धन निकासी के सिद्धांत का उल्लेख किया है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नौरोजी के द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय अध्यक्ष कौन थे? अभी बताया आपको 1886 में हुआ था, दादा भाई नौरोजी थे। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। 1886 में भी थे। द्वितीय जो हुआ था कलकत्ता के अंदर, कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी ने 3 अधिवेशनों की अध्यक्षता की थी। कांग्रेस के कितने अधिवेशनों की? 3। एक तो द्वितीय कलकत्ता, एक हुआ 1893 लाहौर, लाहौर के अंदर, और एक हुआ 1906 में कलकत्ता के अंदर। इन तीनों की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय अध्यक्ष भी कौन बने थे? दादा भाई नौरोजी। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी, वेमेश चंद्र बनर्जी। भारत के वयोवृद्ध के नाम से जाना जाता है, भारत के वयोवृद्ध के नाम से जाना जाता है, वयोवृद्ध। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बताइए। मोपला या मुस्लिम किसानों ने एक शक्तिशाली जमींदार विरोधी आंदोलन खड़ा किया था, वह आंदोलन किस राज्य में किया गया था? मोपला विद्रोह हुआ था भाई 1921 के अंदर, केरला के अंदर हुआ था। मोपला विद्रोह कब हुआ था? 1921 में। मोपला विद्रोह 1921 में केरल के अंदर। मोपला विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे अली मुस्लियार। ठीक है, ये जमींदारों के विरुद्ध था, जमींदारों के विरुद्ध था। वो मोपला विद्रोह के समर्थक थे मौलाना अबुल कलाम आजाद, शौकत अली, महात्मा गांधी, मोपला विद्रोह का समर्थक थे। 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की गई थी दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर डी लगा दोगे। 1886 के अंदर, कैक्टस हॉल लंदन के अंदर। ठीक है, और जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो पहले जो संस्था थी वो थी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, उसको पहले ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के नाम से जाना जाता था। स्वतंत्रता से पहले भारत में गरीबी रेखा पर चर्चा करने वाले प्रथम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन थे? वो थे दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। पहली बार राष्ट्रीय आय की गणना का अनुमान, पहली बार राष्ट्रीय आय की गणना का जो अनुमान है, गणना, पहली बार राष्ट्रीय आय की गणना का जो अनुमान है वो दादा भाई नौरोजी ने 1867-68 में लगाया था, और उसके अनुसार ही भारत में प्रति व्यक्ति आय उस टाइम पे 20 रुपए थी। भारत में उस टाइम पे 20 रुपए प्रति व्यक्ति आय थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। समाज के कमजोर वर्गों को सामाजिक न्याय दिलाने के लिए महाराष्ट्र में निम्नलिखित में से किस संघ का गठन किया गया था? थियोसॉफिकल सोसाइटी, धर्म परिपालन योगम, सत्य शोधक समाज, आर्य समाज। इसका आंसर आपको होमवर्क के रूप में कमेंट बॉक्स में देना है। क्लासेज अच्छी लगी हो तो सेशन को शेयर किया करो भाई, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में, और सभी क्लासेज को टाइम से ज्वाइन किया करो। जितनी भी क्लासेज आपको मिलती हैं सभी को टाइम से ज्वाइन करके और अपनी तैयारी को बूस्ट करने की कोशिश करो। ये हमारी सभी क्लासेज का टाइम टेबल है। मैथ्स आपको डेली रात को 9 बजे, साइंस दोपहर को 2 बजे, जीके ये सुबह 11 बजे, और हरियाणा जीके आपको सुबह 7 बजे। तो चलिए, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।